सो जी बिस्मिल्लाह रहमान, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। बेटे अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है जी। जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बेटे करें स्टार्ट। यस सर। अच्छा चलें। अब अगर आप देखें तो पीपीटीज मेरी नजर आ रही हैं आपको? यस सर। यस सर। चलें, ये तो बड़ी अच्छी होगी। कल हम ना एक काम की बात करना चाह रहे थे। वो काम की बात ये है कि इसको मैं जरा पीछे ले जाऊं। ये अब आ गया है, ये हाइड कर दूं। अच्छा, कल हमने कहा था कि जी हमारे पास ये आ गया, ये दो हैं एरियाज जिसमें हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन होती है। अगर हम देखें तो एक है इंटरकलेटेड सेल जो मेरे लेफ्ट साइड पे है और मेरे राइट साइड पे है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो हमने देखा था दोनों में हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं, लेकिन एक में जो सिक्रीट हो रहे हैं वो NH एक्सचेंजर के थ्रू हो रहे हैं और एक में जो हो रहे हैं इंटरकलेटेड सेल में वो प्रोटॉन पंप से हो रहे हैं। हमने ये देखा कि जो ही हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ टाइट्रेट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है और वो कार्बोनिक एसिड फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के फिर सेल के अंदर, सेल से फिर दोबारा बाइकार्बोनेट आयन और फिर वापस उसमें आ जाता है ब्लड में। तो हम कहते हैं कि भाई जी इसने बेसिकली एक अगर हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहा है तो वो फ्री में नहीं जा रहा बल्कि बाइकार्बोनेट आयन के साथ मिल रहा है। तो हम कह रहे थे बाइकार्बोनेट यहाँ से गायब हो रहे हैं और यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, तो मेरे पास कोई नेट बॉडी के अंदर नेट लॉस बाइकार्बोनेट का नहीं हो रहा है, ना ही नेट गेन हो रहा है। तो मैंने ये देखा, लेकिन जब मैंने इंटरकलेटेड सेल्स की देखने की कोशिश की तो मुझे नजर आया हाइड्रोजन आयन तो रिलीज हो रहे हैं लेकिन इसके नतीजे में एक बाइकार्बोनेट आयन भी बन रहा है। तो वो जो बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है वो ब्लड में चला जाता है। इस बाइकार्बोनेट आयन में जो कि मेरे इंटरकलेटेड सेल लेफ्ट साइड पे है और इस बाइकार्बोनेट आयन में जो राइट साइड पे है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक फर्क है। जो राइट वाला है ये वही है जो रीनल ट्यूब्यूल से निकल के वापस आ रहा है और ये बाइकार्बोनेट आयन है जो नया बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं न्यू बाइकार्बोनेट आयन और रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट आयन। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये अगर हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में आ गए जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स के पास आ गए तो इसने तो फौरन मेरी पीएच डाउन कर देनी है और ये इतने एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसने इतना डाउन कर देनी है कि मेरी जो पीएच है वो तो 0.4 के लगभग चले जानी है। इसका मतलब मेरी तो सेल की डेथ हो जानी है। तो अब मेरे लिए किडनी में ये मसला पैदा हो गया अल्फा इंटरकलेटेड सेल से कि पीएच तो हाइड्रोजन आयन तो एक्सक्रीट कर देगा लेकिन वो हाइड्रोजन आयन अगर फ्री में रहे तो वो किडनी को डैमेज कर देंगे। तो फिर हमने कहा कि फिर इस हाइड्रोजन आयन को बचाने के लिए हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस हाइड्रोजन आयन को कैच कर ले। तो हमने कहा जी उसका नाम तो बफर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ट्यूबुलर ल्यूमन में कोई बफरिंग सिस्टम होने चाहिए। वो जो बफरिंग सिस्टम है वो इस फ्री हाइड्रोजन आयन को कैच करे और उसको फ्री में ना रहने दे। जब फ्री में नहीं रहने देगा तो हमारे सेल ने हाइड्रोजन आयन भी एक्सक्रीट कर दिया, ये हाइड्रोजन आयन फ्री में भी नहीं रहा और सेल भी डेथ नहीं हुआ, तो हमारे दोनों मकासद पूरे हो गए कि हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो गया और हाइड्रोजन आयन फ्री में नहीं रहा। अब ये जो दो या ये जो मकसद है जिसमें कि ये हाइड्रोजन आयन फ्री ना रहने दें, इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम अवेलेबल है एंड दैट इज कॉल्ड एज phosphate buffer system and other system is called as ammonia buffer system। आज हम इन दोनों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमने क्या काम करना है। जी बेटे समझ लगी आपको कि इसका क्या काम है? यस सर।
तो अब अगर हम बारी बारी देखें फॉस्फेट बफर सिस्टम और अमोनिया बफर सिस्टम पे, तो सबसे पहले हम फॉस्फेट बफर सिस्टम को देखते हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी तक ये अल्फा इंटरकलेटेड सेल का वो पुराना ही इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया, ये चला गया सोडियम एक्सचेंजर के थ्रू या सोडियम एटीपीएस पंप के थ्रू, हाइड्रोजन पोटासियम सॉरी हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप के थ्रू, और ये आ गया सेल ल्यूमन के अंदर, और ये बाइकार्बोनेट आयन हो गए, वापस ब्लड में आ गए। अच्छा, अब अगर ये हाइड्रोजन अगर आ गए हैं तो आप देखिए साथ ही हमारे पास एक यूरिनरी बफर है, जिस फॉस्फेट यूरिनरी बफर, जिसकी पीके वैल्यू 6.8 है। इसका मतलब इट्स ए वेरी गुड बफर। तो ये हाइड्रोजन आयन के साथ ये बेस है हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इसके साथ मिलकर डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट बन जाएगा, इसका मतलब वीक एसिड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन फ्री में नहीं रहेगा। तो ये हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एज ए वीक एसिड बाहर चला जाएगा, किस फॉर्म को, इस हाइड्रोजन को लेके, और एक हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन ऐड अप हो जाएगा हमारे ब्लड में। तो इससे हमें दो फायदे मिल रहे हैं अगर फॉस्फेट बफर्स की बात करें तो। एक फायदा ये मिल रहा है कि मेरा हाइड्रोजन आयन जो है, जो कि एक्सेस में जा रहा है, वो एक्सक्रीट हो रहा है मेरी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, और दूसरा इसके अलावा मुझे एक नए मुफ्त में बाइकार्बोनेट आयन मुझे मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन मैं एक्सक्रीट करता चला जाऊंगा किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू, उतने ही ज्यादा मैं न्यू रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट आयन्स मेरी बॉडी में नए डेवलप होते चले जाएंगे, और मेरी बॉडी का जो बाइकार्बोनेट आयन है वो पूल अप होता चला जाएगा, वो पूल अप होता चला जाएगा। ठीक है, समझ लगी बेटे? जी हाँ जी हाँ, चलो ठीक है। हाँ 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 हाँ, चलो मैं भी इधर हूँ। हाँ क्लास में आ रहा हूँ, फिर मैं बाद में करूँगा। जी बेटे, समझ लगी आपको? हेलो? यस सर। अच्छा चले, इसका मतलब है जब भी हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन के अलावा किसी भी एसिड से मिल बन रहा है, किसी भी बफर से मिल रहा है, तो एक नए बाइकार्बोनेट आयन हमें, रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट आयन हमें मिल रहे हैं। दैट्स ए गुड वन। ठीक हो गया एक बात? बेटे ठीक हो गया? मुझे बात बता दिया करें क्या आपने? अच्छा यस सर। इसको कहता हूं टाइट्रेबल एसिड्स। व्हेन एवर, अब मेरी स्टेटमेंट जरा गौर से, व्हेन एवर द हाइड्रोजन आयन सेक्रेटेड बाय द सेल्स combine with any of the acids except bicarbonate ions, then this is called titrable acids, and in this process a new bicarbonate ion is formed, synthesized, which is then added into the blood, and it is called new regenerative bicarbonate ions. More hydrogen ions are excreted, more titrable acids are being produced, and more bicarbonate ions are being added. तो ये तो हो गया फॉस्फेट बफर। इसलिए हमने कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइकार्बोनेट आयन बफर एंड फॉस्फेट बफर्स। तो हमने कहा था बाइकार्बोनेट बफर इज वेरी गुड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड because of the presence of the carbon dioxide, whereas the phosphate buffer is a very good buffer system in the urinary system in the kidney, because number one, because its pK value 6.8, which is very close to the pH of the urine, and second is that the concentration of the phosphate become very much higher in the urine compared to the extracellular fluid. So that is why the quantity is higher or the concentration is higher, and second one is the
Second one is the pK value is very green. So this is one of the process. Another process is called as the ammonia formation. For example, ammonia क्या है, एक अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूटामिन. ये ग्लूटामिन आपको पता, प्रोटीन्स खाएंगे तो डीअमाइनेशन होगी लिवर में, तो लिवर अमाइनो एसिड बनाएगा, उसमें ग्लूटामिन अमाइनो एसिड वो लिवर से बांध के सीधा सेल के अंदर आ जाता है. लेट्स सपोज प्रॉक्सिमल सेल ट्यूबुलर सेल्स के अंदर आ गया, तो वो ग्लूटामिन सेल्स जो हैं उसको मेटाबोलाइज करके दो केमिकल्स या दो कंपाउंड्स बना रहे हैं. वन इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयंस एंड अदर इज कॉल्ड एज अमोनियम आयंस. तो इसमें क्या होता है कि दो बाइकार्बोनेट आयन जो बन रहे हैं वो सीधा ब्लड में चले जाते हैं एंड देन द अमोनिया इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. तो इसमें अगर आप देखें तो इस प्रोसेस में आपको एक अमोनियम आयंस आपको एक्स्ट्रा ल्यूमन में नजर आ रहा है, यानी दो अमोनियम आयन. तो इस प्रोसेस में भी देखें, आपको इस प्रोसेस में ना सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन आपको एक्सक्रीट करें इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ दिस वन ए बाइकार्बोनेट आयन भी एक्सेस में ले रहे हैं जो कि ब्लड में जा रहा है. तो इस प्रोसेस, इसका मतलब जब कभी भी हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की ज्यादती होगी, हमारी किडनी उसको एक्सक्रीट करने की जब भी कोशिश करेगी, हमें दो प्रोसेस नजर आ रहे होंगे. एक प्रोसेस तो ये होगा कि टाइट्रेबल एसिड्स ज्यादा बन रहे होंगे और ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस न्यू रीजनरेटिव बन रहे होंगे, और दूसरा ये हो रहा होगा कि अमोनिया या अमोनियम ज्यादा बन रहा होगा और ज्यादा बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे होंगे. इसलिए ऐसे पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा एसिडोसिस रहती हो, हमने ये देखा कि अमोनियम क्लोराइड किसको कहते हैं, एलम को कहते हैं, और ये क्रिस्टल्स बना देते हैं यूरिन में. तो इसलिए उन पेशेंट में अमोनियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स आपको बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस हो गए हैं. ऐसे पेशेंट जिनमें जो कि परमानेंटली उनका ब्लड में एसिडोसिस रहती है, वो फिर ब्लड में रहने की वजह से उनकी किडनी हाइड्रोजन आयन ज्यादा एक्सक्रीट करती है, और ज्यादा हाइड्रोजन की वजह से ज्यादा टाइट्रेबल एसिड्स आता है, ज्यादा अमोनिया आता है, और ये फिर इस तरह ही. तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी किडनी दो तरीके से काम कर रही है अपनी पीएच को मेंटेन करने के. नंबर वन, अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं तो वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करती है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करती है तो वो ज्यादा हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाती है जिसको कहते हैं टाइट्रेबल एसिड्स, और ज्यादा ही अमोनिया बनाती है. ज्यादा अमोनिया बनाती है या ज्यादा टाइट्रेबल एसिड बनाती है तो ज्यादा ही बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं. ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं तो इसका मतलब दो काम हो रहे हैं, ना सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइड्रोजन आयन यूरिन में ज्यादा से ज्यादा निकलता चला जा रहा है, बल्कि बाइकार्बोनेट आयन यानी अल्कली भी हमारे ब्लड में ज्यादा से ज्यादा आती चली जा रही है, ताकि जो ब्लड में हमारा हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं उसको ये अल्कली लेके एज ए केमिकल बफर उसको न्यूट्रलाइज करते. और अगर कभी खुदा न खास्ता हमारे पास एसिडोसिस नहीं है, अल्कलोसिस हो गई है, यानी हाइड्रोजन आयन की कमी हो गई है, जब कमी होगी तो वेरी क्लियरली तो ये जो हाइड्रोजन आयन, ये जो एटीपीएस वाला इंटरकलेटेड सेल है, ये हाइड्रोजन आयन बनने बंद होंगे. जब ये बनने बंद होंगे तो बाइकार्बोनेट आयंस न्यू रीजनरेटिव बाइकार्बोनेट आयन बनने बंद हो जाएंगे. जब वो बनने बंद हो जाएंगे तो हमारे पास अल्कली ब्लड में कम हो जाएगी, मीन्स पीएच नॉर्मल की तरफ आएंगे. और दूसरी बात ये है, ना टाइट्रेबल एसिड ज्यादा बन रहे होंगे और ना ही अमोनिया ज्यादा बन रहा होगा. तो ये किडनी फिर काम कर रही होगी ड्यूरिंग द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. अब मुझे बताएं, आपको समझ लगी है? क्योंकि इसके बाद हम एक डिजीजेस पढ़ने लगे हैं. यस सर. यस सर. यस सर. तो फिर मैं एक ओवरव्यू दूं कि जब कभी भी हमारे ब्लड में एसिडोसिस या अल्कलोसिस होती है तो तीन फैक्टर्स हमारे काम करते हैं. नंबर वन, केमिकल बफर, जिसमें बाइकार्बोनेट आयन और फॉस्फेट बफर, और दूसरा जो बफरिंग सिस्टम है वो लंग्स आ गई, जो हमने कल पढ़ा था. लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर देता है या कम कर देता है निकालना, वो कंपनसेट. और तीसरी जो करेक्शन करती है वो किडनी करती है. हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट करने के तरीके दो हैं,
और उसके साथ साथ वो अमोनिया भी ज़्यादा बनाता है और फॉस्फेट भी ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर नए बाइकार्बोनेट यानी अल्कली भी ज़्यादा बनाता चला जा रहा है और हाइड्रोजन आयन भी एक्सक्रीट करता चला जा रहा है। तो इस वजह से ये सारे के सारे प्रोसेस करते हैं। क्लियर? यस सर। चलिए, अब हम आज एक सिस्टम पढ़ने लगे हैं और ये सिस्टम पढ़ते हैं एसिड बेस बैलेंस। मुझे ये आप जरा बताएं कि आपको ये समय लगी है ये जो मैं अब स्लाइड बता रहा हूं, फिर मैं आगे पढ़ता हूं। यस सर। कौन है जिनको नहीं समझ लगी बेटे? जी सबको लग गई बेटे? चार चलें, ये अगर आप डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर देख लें तो हमने सारा काम अब से और कल सिर्फ इस पे काम करना है। ये जो हेंडरसन हेजलबैच इक्वेशन है बस हमने यही पढ़नी है। अगर आपको ये आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर दोबारा हम पढ़ लेंगे। इस इक्वेशन के मुताबिक रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट आयन to the partial pressure of carbon dioxide must be 20:1 when the pH is 7.4। तो बॉडी ने ये चीज मेंटेन करनी है। फिर मैं बता रहा हूं कि बॉडी ने रेशियो मेंटेन करनी है, एब्सोल्यूट बाइकार्बोनेट आयन या कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन नहीं करना। ये रेशियो हर वक्त उसने मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और अगर ये रेशियो बढ़ जाए, ये बाइकार्बोनेट आयन टू पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो बढ़ गई, हायर होगी, तो हमारी पीएच हायर हो जाएगी। और अगर बाइकार्बोनेट आयन टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो कम हो गई तो ये हमारी तो पीएच कम हो गई। यानी हमने 20:1 से रेशियो बढ़ गई तो अल्कलोसिस है, 20:1 से रेशियो कम हो गई तो एसिडोसिस है। और एसिडोसिस किस वजह से हो रही है? ऊपर वाले की वजह से हो रही है या नीचे वाले की वजह से हो रही है? ये इसकी वजह से हम कह लेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रौले की वजह से हो रही है यानी लंग्स नहीं निकाल रहा है या ज्यादा निकाल रहा है तो हम उसको कहेंगे रेस्पिरेटरी नेचर। और अगर लंग्स इन्वॉल्व नहीं है, इसके अलावा कोई भी चीज इन्वॉल्व है, तो हम उसको कह देंगे कि ये नॉन रेस्पिरेटरी है, या हम आजकल उसका नया नाम रखते हैं मेटाबॉलिक। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी है। सही? yes, फिर मैं बता रहा हूँ बेटे, ये स्लाइड आपने ज़हन में रखनी है, फिर हम बात करेंगे। गॉट माई पॉइंट बच्चों? यस सर। यस सर। चलें फिर एक ये पढ़ें। कौन पढ़ेगा मेरे साथ? कोई पढ़े ये बच्चा? सर मैं। चलें पढ़ें पढ़ें बेटे। A 68 years old woman has smoked 3 packs of cigarette per day for 40 years. He has a history of producing morning sputum, cough, and dyspnea, shortness of breath, and he has had frequent episodes of asthmatic bronchitis. He is admitted. She is admitted to the hospital with a low-grade fever, dyspnea, and wheezing. Her physical examination indicates that she is cyanotic and that she has a barrel-shaped chest. The following blood values are obtained on admission. सर आगे भी पढ़ो? हाँ जी, यही तो चीजें हैं। पहले तो मुझे बताओ, सब बच्चों को ऊपर वाली समझ लग गई? बताओ, सबको लगी समझ? सर ये साइनोटिक का क्या मतलब है? साइनोटिक नहीं, ब्लू हो जाता है बंदा जब ऑक्सीजन पूरी ना आए, तो देखते नहीं है बच्चे ब्लू होने से लग जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं। नीले, बिल्कुल बिल्कुल। एक खातून वो सिगरेट बड़ा पीती थी, बस उसकी वजह से उसको खांसी, कफ, स्पूटम, सांस चढ़ जाना और ये अस्थमा रहता था। फिर उसने एक दिन देखा तो उसको बुखार भी चढ़ गया, तो बुखार चढ़ गया तो ये सारा नीला नीला रंग हो गया उसका। तो उसको फौरन ब्लड में हमें पता चल गया ऑक्सीजन नहीं आ रही, हमने उसको फौरन
हॉस्पिटल में एडमिट किया, हॉस्पिटल में एडमिट करके हमने ब्लड लिया तो ये वैल्यू आई है हमारे पास, ब्लड वैल्यू नंबर 1 7 pH। हाँ जी, atrial blood number 1 pH 7.29, normal 7.4, partial pressure of carbon dioxide 70 mmHg, normal 40, partial pressure of oxygen 54 mmHg, normal 100, carbonate ion 33 milli equivalent per liter, हाँ and venous equivalent blood हाँ equivalent per liter. Venous blood, sodium ion 139 milli equivalents per liter, normal 142, chloride ions 95 milli equivalents per liter, normal 100. अच्छा, अब मुझे बताएं, आपस में डिस्कस कर लें और मुझे ये बताएं मेरा बेटा कि व्हाट इज दिस डिजीज, और उसको एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, क्या मसला है, ये आप मुझे बताएं। आपस में डिस्कस करके, आपस में आप डिस्कस करें और मुझे बताएं ये क्या एसिडोसिस है या एसिडोसिस है ना सर एसिडोसिस है, ये क्लोर है इसका। पीएच कम हो गई है और पार्शियल प्रेशर देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा है, इसका मतलब लंग्स इनफेक्टिव है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ब्लो ही नहीं कर पा रहे, उसकी सिगरेट इतना पी एसिडोसिस क्या कह रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। इधर मैं कह रही हूँ सर आए तो सर को बताना। आप लोग लेक्चर अच्छे से सुन रहे हैं, शाबाश। हाँ हाँ तुम रीडिंग करते हुए हंसती क्यों हो? हाँ, मैं वैसे हंसमुख बच्ची हूँ ना। अच्छा हाँ। हंसमुख यार, और सोडियम क्लोराइड का तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा। क्लोराइड भी देखो ज्यादा है, वो उतने ही ज्यादा अमोनियम क्लोराइड उसके यूरिन में भी होंगे। सिंपल एसिडोसिस है, बाकी हमने एक्स्ट्रा चीजों में कहा है। क्लोराइड की तो अमाउंट कम हो गई है 100 से फार्मा। हाँ, क्योंकि वो यूज हो रहे हैं ना, क्योंकि यूज हो रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बनता जा रहा है। ओके फार्म शायद। हाँ ठीक है, ठीक। बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है। वाह, वो भी रिस्पॉन्स एसिडोसिस का ही होगा ना, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स होते हैं तो फॉस्फेट बफर भी एक्टिवेट हुआ है, उसके बाइकार्बोनेट भी प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, फिर भी एसिडोसिस इतना ज्यादा है। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। बंदी के काम देखो 68 ईयर्स में भी 3 डब्बे सिगरेट के फूंक जाती है। मैं पहली लाइन पढ़ गई ना, शॉक में आ गई थी। वही ना, जी, ये ना एम्फीसीमा का केस लग रहा है। तो वो देखो ना, ऊपर लिखा हुआ है कि एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस है, तो वो वही हाँ, कि दोबारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं जा पा रही, उसने बहुत बुरी हालत कर ली है लंग्स की। सर सुन तो नहीं रहे? नहीं सर, लीव पे गए कि बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। करो करो डिस्कशन। फातिमा, यहाँ ऑक्सीजन का लेवल क्यों लो हुआ है फिर? उसकी भी रीजन सोचने दो। क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ज़्यादा हो गई है और उसकी वो फिर ज़्यादा बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन की जगह पे ना, तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एबिलिटी कम हो गई है, हाँ। जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गया है और यानी इसकी बाइंडिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। और ये एम्फीसीमा का एक केस होता है कि जिसमें आप ऑक्सीजन सही तरह से कैरी आउट नहीं कर पा रहे होते। सुबह क्या लिख रही है? सर कहाँ गए हैं? सर ठीक कर रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ ठीक कर रहे थे, ही कुछ ही कर रहे थे, अब पता नहीं कौन। जी बच्चों, पढ़ लिया मेरे बच्चों आपने? यस सर। यस सर। अच्छा, आप बारी बारी मुझे पढ़ाते चले जाएं, ये क्या है क्या नहीं है, ये कौन सी डिजीज है, इसमें क्या चीज हुई है, बारी बारी किसी को जो है। सर ये एसिडोसिस हुआ है, इसको सीवियर केस हो गया है, बहुत एक्सट्रीम एसिडोसिस है, पीएच कम है
और पार्शियल प्रेशर भी कार्बन डाइऑक्साइड का काफी ज्यादा है, क्योंकि अब लंग्स इतने इनइफेक्टिव हो गए हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ब्लो ही नहीं कर पा रहे, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम की मैं वो नीला बता रही है। ठीक हो गया। एसिड डिजीज एक क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड एसिडोसिस, बट द प्रॉब्लम लाइज इन द लंग्स, therefore this disease is called as respiratory acidosis. Yes sir. Shabash. The partial pressure is normally 40 mm of mercury, but here the partial pressure becomes higher. Why? Because the lungs cannot are unable to blow out the carbon dioxide. Right. So the pH कम का मतलब है हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, यही बात है ना? ज्यादा है। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गए ज्यादा? क्योंकि सर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कार्बोनिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन आयन ज्यादा। और नंबर बेटे मैंने आपको दे दिए, बिल्कुल। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, वो फौरन हाइड्रेट होके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड मीन हाइड्रोजन आयन बना रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल। ऑक्सीजन क्यों कम है? सर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर रही है, ऑक्सीजन को जगह नहीं दे रही। नहीं 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 नहीं, ऑक्सीजन बेटे इसलिए कम है कि उसको उसकी हाइपोवेंटिलेशन हुई है। जब पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा तो फिर ऑक्सीजन भी तो अंदर नहीं जा रही, जिसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस 1। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन 24 होने चाहिए, ये ज्यादा क्यों है? सर क्योंकि फॉस्फेट बफर एक्टिवेट हो गया होगा हाइड्रोजन आयंस की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, जिससे बाइकार्बोनेट आयंस भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। चले, अब ये जितना कुछ आपने बताया है मेरा बेटा, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द डिजीज इन विच एनीथिंग प्रॉब्लम इज लाइज इन द लंग्स, एनीथिंग, किसी भी तरह, चाहे वो निमोनिया है, चाहे ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे मसल्स नहीं काम कर रहे, चाहे फ्रेनिक नर्व का काम नहीं कर रहा, चाहे मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सीडेंट की वजह से नहीं काम कर रहा है, व्हाटसोएवर इट इज, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही, जितनी बन रही है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है, बढ़ने की वजह से वो 40 की बजाय 60 है, और उसका, अब मुझे बताएं उसकी बाइकार्बोनेट आयन टू ये रेशो कितनी होगी? बाइकार्बोनेट टू कार्बन डाइऑक्साइड रेशो जो कि 20:1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए होगी? इसमें से इसका मतलब ये रेशो कम हो चुकी है, एग्जैक्टली 1 से कम हो चुकी है। लेट्स, जो आपने बताया है क्या यही चीज नहीं है? क्लिनिकल पिक्चर देखें, पीएच 7.4 से कम, बाइकार्बोनेट 24 से ज्यादा, पार्शियल प्रेशर 40 से ज्यादा, एंड बाइकार्बोनेट टू पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड इज रेशियो 20:1। क्यों 20? लेट्स सपोज हम आर्बिट्रेरी ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी लगने से क्या मुराद है? लेट्स सपोज आपके पास एक सीसा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और बाइकार्बोनेट 20 है, ऐसे इसलिए कह रहे हैं ना 20:1। अब क्या हुआ? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। क्या मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड से डबल होगी, 40 की बजाय 80 होगी, बाइकार्बोनेट आयन तो उतने ही रहे ना। तो अब अगर हम रखें तो हम कहेंगे 20:1 नहीं, 20:2, और रेशियो आपकी होगी पीएच की 10:1। ये सारा ना हम आपको समझाने के लिए बेटे अजम्पशन कर रहे हैं, ठीक हो गया? बताओ जी सर, पर बाइकार्बोनेट आयन की अमाउंट भी तो बढ़ी है ना? ये है अक्यूट केस, एक कम हुआ और ये पिक्चर आ गई। अब आ गई आपकी कंपनसेशन, विच इज कॉल्ड एज कंपनसेशन। और आपको पता है कंपनसेशन 3 चीजें करते हैं, एक केमिकल बफर, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड थर्ड वन इज द रीनल सिस्टम। केमिकल बफर क्या कर रहा होगा? नंबर 1, इमीडिएटली क्या काम हो रहा होगा? फॉस्फेट बफर के थ्रू हाइड्रोजन आयंस को वो करेगा, अब फॉस्फेट बफर अपनी बेस दे देगा और वो बेस से उसको ना हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल ठीक हो गया।
अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा होगा? वेंटिलेशन को तेज कर देगा। क्या कर देगा? सर वेंटिलेशन हाई हो जाएगी ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा सके। शाबाश। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई मेरा बेटा, यही चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही की वजह से तो डैमेज हो रहा है, मेरी बात समझे? जब की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तो बेचारा कंपनसेशन ही नहीं करने के काबिल। अगर वो कंपनसेशन करने के काबिल हो जाता तो डिजीज ही ना होती फिर तो। यस सर। इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में लंग्स कोई कंपनसेशन नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बीमारी की वजह ही वही है। अब आ गए हैं रीनल सिस्टम, जो अभी आपने बात की थी। रीनल सिस्टम क्या कर रहा था? अमोनिया की प्रोडक्शन ज्यादा कर दी, बाइकार्बोनेट आयन इस वजह से ज्यादा प्रोड्यूस हो गए। जब ज्यादा प्रोड्यूस हो गए तो आपकी वैल्यू 24 की बजाय 25, 26, 27, 28 बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। क्या चीज बढ़ने की कोशिश कर रही है? आपकी ऊपर वाली वैल्यू। क्या इसको कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं या डिनोमिनेटर क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। तो वो आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जो रेशियो आपकी कम हुई है ये दोबारा वापस अपने नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होगी। जब नॉर्मल की तरफ जाना शुरू होगी तो अब आप मुझे ये बताएं, ये तीसरी इक्वेशन देखें, डायग्राम देखें। देखें लंग्स कुछ नहीं कर रहा, लंग्स के ऊपर पार्शियल प्रेशर अभी भी 2 है, अभी भी 2 है। लेकिन क्या किया हमने आपका क्या किया कि बाइकार्बोनेट आयंस डबल कर दिए। देखें दोनों चीजें हमने एबनॉर्मल कर दी। न्यूमरेटर जो है उसको हमने डबल कर दिया, डिनोमिनेटर तो वैसे ही एबनॉर्मल है। क्यों हमने ऐसा काम करने की कोशिश की? क्योंकि मेरे लिए ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए रेशो इंपॉर्टेंट थी। इसलिए मैंने उसको 20 की बजाय 40 कर दिया और डिनोमिनेटर 2 का 2 ही चाहिए रहे, मुझे इससे कोई नहीं है। बट माई रेशियो बिकम 20:1 and that is called compensation, and that compensation is caused by only chemical buffers, but majority is caused by the renal compensation. जी बेटे, आपको समय लगी है? बताएं। यस सर। अगली जो इक्वेशन आनी है वो आपने खुद करनी है। अब हाँ जी करें। यस सर। चले, अब ये आपने एक काम और मेरा बेटा करना है, उस खातून को एक और एडवाइस भी तो देनी है। क्या देनी है? सिगरेट पीना छोड़ दे। हाँ, कि बीबी सिगरेट पीना छोड़ दो, तुम्हारी एसिड बेस बैलेंस का खराब हो चुकी हुई है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट एक हम चीज लेते हैं, अदर इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। फिर दोबारा इसी सिस्टम पे जाएं, रेस्पिरेटरी अल्कलो, ये LPH। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस का क्या मतलब है कि प्रॉब्लम लाइज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में किसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो हमारी pH ज्यादा हो जाएगी, और कंसंट्रेशन कम कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड में उस वक्त होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड हम ज्यादा ब्लड से निकाल दें लंग्स के थ्रू। और लंग्स के थ्रू कब निकालेंगे? जब हमारा सांस लेना ज्यादा हो जाए, विच इज कॉल्ड एज हाइपरवेंटिलेशन। So the one of the cause of the respiratory acidosis or respiratory alkalosis is the hyperventilation of the lungs, which causes more blowing of the carbon dioxide, and therefore the concentration of the carbon dioxide in the blood become less. And when carbon dioxide is less, hydrogen ions are less. And when hydrogen ions are less,
it is called alkalosis, and the pH increases from 7.4 to say 7.5, 7.6, 7.7 whatsoever it is. So this is an acute case. अब हर वो कंडीशन जिससे आप सांस लेना ज्यादा कर देंगे, that may lead to respiratory alkalosis, और हमारी जो रेशियो होगी जो bicarbonate ion to partial carbon dioxide, it become higher. It will not become 20:1, it may become 40:1, और 40:1 में जो causative agent होगा वो बाइकार्बोनेट नहीं होगा बल्कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होगी. लेट्स सपोज ये हैं क्लिनिकल क्या उसको कहते हैं काजेस कि किसी तरीके से आमतौर पे ज्यादा जो होता है ये हाई एल्टीट्यूड में होता है. जब बच्चे या आप लोग ऊपर जाएं हाई तो आप सांस ऑक्सीजन कम लेने के लिए कम होती ऊपर तो आप सांस ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं. इस सांस लेने की वजह से आप ऑक्सीजन तो पूरी ले जाते हैं लेकिन इसके बदले में आप ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा बाहर निकाल देते हैं. जब ज्यादा बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से पीएच ज्यादा होना शुरू हो जाती है. सी दिस क्लिनिकल पिक्चर्स, ये देखें और आप मुझे बताएं कि क्या कंपनसेशन हो रही होगी. हाँ जी सर, यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का तो एरो ऊपर को होना चाहिए ना, क्योंकि उनकी तो अमाउंट ज्यादा होगी. क्या बात है. देखें बाइकार्बोनेट आयन क्या है. बाइकार्बोनेट आयन इज अल्कली और अल्कलोसिस हो चुकी हुई है. इसका मतलब है मेरी जो किडनी है, ये देखें अगर किडनी बाइकार्बोनेट आयन को रीअब्सॉर्ब करती है, दोबारा बिल्कुल आपने बेटे सही कहा, इसको मैं दोबारा जरा देखें ये बाइकार्बोनेट आयन किडनी ने एब्सॉर्ब करने हैं इस तरीके से. ये देखें ये बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब कर रही. कब रीअब्सॉर्ब करेगी? जब हाइड्रोजन आयन सेक्रीट करेगी. और एसिडोसिस तो हो चुकी हुई है. जब एसिडोसिस होती है बेटे तो किडनी के सेल हाइड्रोजन आयन बनाना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं. जब वो कम करेंगे तो फिर बाइकार्बोनेट आयन भी पूरे का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा. और अगर आप अगली डायग्राम देखें तो हम इसमें कहेंगे कि इसकी वजह से यूरिन की एक्सक्रीशन बढ़ गई हमारे अंदर. यूरिन की एक्सक्रीशन नीचे देखें, लेस बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्प्शन, नीचे पढ़ रहे हैं ना सबसे नीचे. हेलो, यस सर, यस सर, देखें यस सर. लेस बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन, नो टाइट्रेबल एसिड्स. मैंने तो पहले कहा है टाइट्रेबल एसिड नहीं बनेगा, अमोनिया नहीं बनेगी, नए बाइकार्बोनेट आयन नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा. जब वो अब बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो जो होने भी चाहिए वो भी नहीं होंगे. तो बॉडी बेसिकली कंपनसेशन करने की कोशिश कर रही है कि ठीक है मैं अपने जो बाइकार्बोनेट आयन है जो मैंने यूटिलाइज करने मैं वो भी रीअब्सॉर्ब नहीं करती, वो भी मैं एक्सक्रीट कर देती हूँ. दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन. That is called compensation. इसी compensation की वजह से इस क्लिनिकल पिक्चर्स में हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन कम हो चुके होते हैं. इनिशियली बिल्कुल ठीक कहते हैं. लेट्स सपोज ये डायग्राम देखें, फिर मैं आप समझ लग जाएगी. ये नॉर्मल है जी, बाइकार्बोनेट आयन 20, कार्बन डाइऑक्साइड 1. ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लोन ऑफ कर दी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, हाफ होगी, 0.5 आधी होगी सपोज. बाइकार्बोनेट 20 ही रहे, आप वाली बात, बाइकार्बोनेट आयन 20 ही रहे. अब
लंग्स, अब किडनी क्या कर रही होगी? पहले तो देखें बफर क्या कर रहा होगा। केमिकल बफर ने फौरन अपना ना एसिड देना शुरू कर देना, यानी हाइड्रोजन आयन देने शुरू कर देने। ठीक हो गया जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा होगा? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आप इन्वॉल्व है, इसलिए वो कंपनसेशन नहीं कर रहा होगा। तीसरे नंबर पे आ जाए किडनी। अब किडनी क्या कर रही होगी? नंबर 1, बाइकार्बोनेट नहीं रीअब्सॉर्ब कर रही होगी। नहीं रीअब्सॉर्ब कर रही होगी तो लॉस कर रही होगी। अच्छा, लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन मीन प्रिजर्वेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बाय द बॉडी। एक ही बात होगी। जब बाइकार्बोनेट आयन लॉस होना शुरू हो गया तो बॉडी अपना बाइकार्बोनेट आयन भी मिस करना शुरू कर दिया। नए बाइकार्बोनेट आयन बनने बंद, अमोनिया बनना बंद, टाइट्रेबल एसिड्स बनना बंद, और अपने भी बाइकार्बोनेट आयन नहीं रख रही, तो फिर मेरे पास बेटे बाइकार्बोनेट आयन की डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी मेरी बॉडी में, क्योंकि मैंने अपने भी निकालने शुरू कर दिए। क्यों निकाले? क्योंकि मैं लंग्स को अभी कंपनसेशन करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं जब 10/0.5 पे कहूंगा तो मेरी रेशो नॉर्मल की तरफ आना शुरू होगी। इसलिए आप देखेंगे कि बाइकार्बोनेट आयन इस डायग्राम में या इस वैल्यू में कम होना शुरू हुए हैं। वो बॉडी ये शो करती है कि ये कंपनसेशन हो रही है। अगर बाइकार्बोनेट आयन 24 ही रहते तो मैं कहता भी किडनी ने कंपनसेशन स्टार्ट करना शुरू नहीं की। समझ गए? ये एक्यूट केस है। जितने ज्यादा बाइकार्बोनेट आयन काम करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा मैं कहता चला जाऊंगा मेरी किडनी काम करना शुरू कर दिया है। बेटे ठीक रह गया? यस सर। चलेगा, थैंक यू वेरी मच। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला ना हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके मेरा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।